तो भाई स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देख क्या है, इलेक्ट्रो मतलब हो गया चार्ज, ठीक है भाई। स्टैटिक्स मतलब है रुका हुआ है, रुका हुआ, ठीक है। यानी कि चार्ज जो है वो रुका हुआ है, इसका मतलब चार्ज चल भी सकता है। बिल्कुल भाई, चार्ज चल गया। अगर चार्ज किसी भी वेलोसिटी से चला तो वो क्या बनाएगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। मूविंग चार्ज क्या करेगा, करंट। वो हम कहां पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब चार्ज वेलोसिटी से चल रहा था, अब चार्ज क्या हुआ, एक्सेलरेट हो गया। अगर एक्सेलरेट हो गया चार्ज तो वो क्या करता है, करंट बनता है, साथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, मूविंग करंट, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वो भी अलग चैप्टर है। तो ये एक चैप्टर है पहला। दूसरा चैप्टर है जब करंट वेलोसिटी v से चल रहा होगा तो वो करंट बनाएगा, जब चार्ज v से चल रहा होगा तो। और वही जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये तीसरा चैप्टर आता है। चौथा चैप्टर क्या आएगा, जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो क्या करता है, एक EMI इंड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब EMF इंड्यूस होती है, उसको हम पढ़ते हैं EMI के चैप्टर में। साथ ही साथ एक्सेलरेटेड चार्ज ही क्या करता है, EM वेव्स बनाता है। तो ये भाई 5 अलग अलग चैप्टर हैं। पहला चैप्टर इलेक्ट्रो, चार्ज रुका हुआ है। दूसरा चैप्टर करंट, चार्ज चलने लगा तो करंट बना, चलते हुए चार्ज से करंट बना, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तीसरा चैप्टर। फिर अगर वो चार्ज एक्सेलरेट करने लग गया तो उसने EMF इंड्यूस करी, वो EMI के अंदर पढ़ते हैं। EMI का ये एक सवाल है AC, तो 5वां AC हो गया और छठा EM वेव्स, एक्सेलरेटेड चार्ज EM वेव्स बनाते। तो 12th के ये 6 चैप्टर हैं, सारा चार्ज से रिलेटेड है, छोड़ के मॉडर्न को, रे ऑप्टिक्स को। मॉडर्न हम पढ़ चुके हैं, EMI पढ़ चुके, AC पढ़ चुके, EM वेव्स इतना खास है नहीं। बचे कितने, 3 चैप्टर। इलेक्ट्रो, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब चार्ज रुका हुआ होगा, जब किसी भी वेलोसिटी से चल रहा होगा तो करंट बनेगा और करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। तो ये तीनों चैप्टर हमें पढ़ने हैं। EMI हम पढ़ चुके हैं, जब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा था। AC हम पढ़ चुके हैं, EM वेव्स पढ़ने की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो अब क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज क्या है, रुका हुआ। ये चीजें क्यों बताई कि समझ में आनी चाहिए कि यार बेवकूफ थोड़ी ना उन्होंने चैप्टर सीक्वेंस में क्यों दे रखे हैं। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तो चार्ज रुका हुआ है। तो बेसिक चार्ज की प्रॉपर्टी यार वो बच्चों वाला है, देख लियो तुम कि क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइजेशन तो होगा ही, क्योंकि मान ले 2 इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन जितना। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसका 2 टाइम ही तो आएगा। तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा चार्ज, या तो चार्ज इतना होगा, या इसका 2 गुना या 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इंटीग्रल मल्टीपल ही तो होगा इसका। क्योंकि ढाई इलेक्ट्रॉन तो इधर से उधर थोड़ी ना लेके जा सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन 2 जाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन 3 जाएंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी समझ में आता है। अब बात करते हैं 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स की। तो जैसे ग्रेविटेशन में पढ़ा था वैसे अब है कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। एक चार्ज मान ले Q1, एक चार्ज मान ले Q2, बीच की दूरी R, तो फोर्स कितना होगा, K Q1 Q2 by R²। अच्छा भाई, K 9 × 10⁻⁹, ठीक है। या फिर K का वैसे फॉर्मूला देखे 1/4πε0। ε0 क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये टर्म याद रखनी जरूरी है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कई बार क्या होगा कि K की वैल्यू तो तुझे पता है, ε0 की वैल्यू भी तू यहां से निकाल सकता है, लेकिन मीडियम के लिए हम अलग से पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एक होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, E0 × ER, वो बाद में टर्म पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में क्या होगा, कई बार ये दे रखा होगा कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू है मान ले 2 × 10⁹, तो इसका मतलब E0 × ER की वैल्यू है 2 × 10⁹। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये होती है। उसकी मदद से तू अब E0 की वैल्यू तुझे यहाँ से पता ही चल जाएगा, ये होती है 9 × 10⁹। तो यहाँ से तू E0 निकालेगा, यहाँ पुट करेगा, उससे तेरे पास ER आएगी, जिसको या तो रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, या फिर हम बाद में पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये टर्म काफी ज्यादा जरूरी है, तो टाइम के साथ आएगी, अभी ध्यान रखने की, मतलब अब आएगी बस थोड़ी देर में, इसलिए मैं बताता चलूंगा, अभी वैसे बता रहा हूँ बस। तो याद रख कि E0 की वैल्यू क्या हो गई, E0 एयर, सिंपल बात करें, एयर तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यानी 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। ये सबको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी हमेशा नहीं है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। भाई ये कैसे पॉसिबल है,
तो ये ऐसे पॉसिबल है, मान ले कि भाई मेरे पास एक मेटल है, एक स्फीयर है मेटल का, उसके ऊपर मैंने क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और उसके पास एक नॉर्मल मेटल रख दिया जिसके ऊपर जरा सा पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में हिसाब से तो क्या होनी चाहिए थी, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होनी चाहिए थी। पर इस ज्यादा जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने मेटल के अंदर फ्री आयन प्रेजेंट होते हैं, तो इन नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं इंडक्शन। तो ये चार्ज हो गया इंड्यूस, तो इंड्यूस हो गया एक बार चार्ज, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन जो होगा वो उसका मैग्नीट्यूड बन रहा होगा पॉजिटिव और पॉजिटिव के रिपल्शन से, तो ओवरऑल क्या होगा, अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के अंदर अट्रैक्शन हो सकता है कब, जब चार्ज इंड्यूस होगा। तो इंडक्शन के केस में पॉजिटिव पॉजिटिव भी आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बात याद रखियो। पर वो तब होगा जब दूसरे के ऊपर कम फोर्स, कम चार्ज होगा, यानी इस पे तो हैवी चार्ज होना चाहिए, दूसरे वाले पे जरा सा चार्ज देना है, ताकि इंडक्शन तो काफी ज्यादा हो पर इस चार्ज और इस चार्ज का रिपल्शन कम हो। तो एफ आर की वैल्यू ताकि छोटी है एफ ए से, एफ अट्रैक्शन से। समझ में आती है बात। तो मुझे क्या पता चल गया, चार्ज क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी है जिसके कारण अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रही है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर रिपेल कर सकता है, सॉरी न्यूट्रल हो सकता है, रिपेल क्या, न्यूट्रल हो सकता है। अब और अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात आई तो पॉजिटिव पॉजिटिव नॉर्मली रिपेल करते हैं, लेकिन अगर इंडक्शन का केस हो गया तो उस केस में अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल अगर आर दूरी पर रखे तो उनके बीच में फोर्स कितना होगा, ये, इसको क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ। और के की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, न्यूमेरिकल वैल्यू ये होती है, और ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्यों, एयर की बात हो रही है, तो यानी हर मीडियम का अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में गिवन होगा वो मैं बताता हूँ क्या। तो अब इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल बच्चों वाले जो तूने ग्रेविटेशन में पढ़े थे वैसे। क्या ग्रेविटेशन में पढ़ा था तूने, ग्रेविटेशन में तेरे से ये पूछ लिया, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये कैपिटल क्यू, इस कैपिटल क्यू फोर्स बता। तो इसने किधर फोर्स लगाया, दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, तो इस वाले ने, पहले ने इसके ऊपर फोर्स लगाया इधर F1, दूसरे ने इसके ऊपर फोर्स लगाया इधर F2, तीसरे ने इसके ऊपर फोर्स लगाया इधर F3। F1 F2 का रिजल्टेंट निकाल, अगर सेम डायरेक्शन में आता है F3 के साथ तो F1 प्लस F3 कर, यानी कि तुझे क्या आना चाहिए, वही बात है, वेक्टर आना चाहिए। तुझे वेक्टर आ गया तो कुछ भी निकाल सकता है। अब ये मैं नहीं बताने वाला भाई, इन क्वेश्चन को बच्चों वाले हैं बिल्कुल। दूसरी बात और क्या पूछ सकते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा है, एक प्लस 4Q चार्ज यहाँ रखा है, कोई चार्ज रखना है जिसके कारण ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। अभी इक्विलिब्रियम में है नहीं है, क्यों, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर इसने लगा रखा है, इधर इसने इधर लगा रखा है, तो इन दोनों के ऊपर फोर्स है, कितना होगा, K(Q1Q2/r²), और जितना इसके ऊपर होगा उतना इसके ऊपर होगा, न्यूटन की तीसरी लो। अब इक्विलिब्रियम में करना है हमें, तो इस एक चार्ज को पकड़ लो, 4Q को मुझे इक्विलिब्रियम में करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर फोर्स लग रहा है तो कुल मिला के फोर्स इधर लगना चाहिए। तो इधर फोर्स लगने के दो तरीके हैं, या तो यहाँ कहीं कहीं भी बीच में एक नेगेटिव चार्ज रख दो, वो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसको भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो दिमाग लगाना है कि मैं कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पे किसी पॉजिटिव चार्ज को रख सकता है तू, यहाँ पे रख सकता है किसी पॉजिटिव चार्ज को, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इधर फोर्स लग रही थी, लेकिन ये पॉजिटिव इधर रिपेल करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है। ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर फोर्स इधर लग रही है, तो ये पॉजिटिव इसको इधर ही रिपेल करेगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कभी नहीं आ सकता। तो चार्ज को तू यहाँ नहीं मान सकता, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है, सोचना है बस तुझे कि इक्विलिब्रियम में कब कब हो सकता है। अब इक्विलिब्रियम वाले जब जब इक्विलिब्रियम आएगा तो लेविस थ्योरम का यूज कर लेना, अगर तीन फोर्स लग रहे हो तो इसके अंदर लेविस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वो लेविस थ्योरम क्या होती है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बता रखी है भाई, वहां से देख लियो। हो गया ये भी। अब आते हैं और भी मतलब बेसिक क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, मान ले ये दो पेंडुलम चिपका दिए, इसके ऊपर चार्ज दे दिया -Q, इसके ऊपर भी दे दिया -Q, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। बराबर चार्ज है तो मस्त रिपल्शन ऐसे होगा कि दोनों क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल से बराबर एंगल बनाएंगे। ये थीटा रस्सी के अंदर क्या डेवलप होगी, टेंशन अभी आ गई इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में आ गए तो इस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए तुझे, नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg भाई, चार्ज हो जाए मास तो होगा उसका कुछ ना कुछ, तो mg नीचे लग रहा है, टेंशन इधर लग रही है, ये थीटा तो ऊपर की तरफ लग गया t cos थीटा, इधर लग गया t sin थीटा। हॉरिजॉन्टल मूव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि mg बराबर है t cos थीटा के, तो mg बराबर है t cos थीटा के, बहुत बढ़िया।
यहाँ भी मूव नहीं कर रखे हो, यहाँ तो टी साइन थीटा लग रहा है, लेकिन इस माइनस क्यू ने इस माइनस क्यू पे किधर फोर्स लगाया, इधर कितना लगाया, के क्यू क्यू बाय ये दूरी का स्क्वायर। अब ये है एल, ये थीटा, तो ये पता चल गया तुझे, ये भी एल, ये थीटा, तो ये पता चल गया तुझे। इन दोनों को ऐड कर, मान ले आ गया क्या है ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, तो 2l साइन थीटा का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया, टी साइन थीटा के बराबर। इक्वेशन सोल्व कर, कुछ भी कर सकते हैं। थीटा बढ़ाना है तो क्या करेंगे, चार्ज बढ़ा दे, ज्यादा रिपल्शन होगा। तो ये पूछ लेंगे अगर थीटा बढ़ेगा तो एंगल चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा भाई, एंगल बढ़ेगा। और जरूरी नहीं हमेशा एंगल थीटा रहेगा, अगर चार्ज अलग अलग होंगे तो सिमेट्रिकल एंगल बनेंगे, थीटा 1 थीटा 2 मानना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम वाले बच्चों वाले सवाल है वो कर, ना हो तो पूछ। तो इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस और क्या क्या कर सकते हैं, पूरी मैकेनिक्स घुस देंगे मान ली इसके अंदर। क्या कर देंगे, वर्टिकल सर्कल वाला अगर जुगाड़ करें, पहले क्या हो रहा था, यहां से मैंने एक पत्थर को बांधा था और ये पत्थर जो है सर्कल कर रहा था, तो मैक्सिमम पॉइंट पे इसकी क्या कंडीशन होती थी, मैक्सिमम पोजीशन पे mg कहां लगता था, नीचे, टेंशन भी नीचे, तो mg प्लस टेंशन मिलकर किसका काम कर रही थी, mv स्क्वायर बाय r। तो ये वेलोसिटी आ गई थी t, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ठीक है भाई, ये इक्वेशन मैंने लगा दी थी। अब क्या हुआ, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दिया, जो ये पत्थर था इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज दे दिया और सेंटर में भी रख दिया प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इस प्लस क्यू के कारण ऊपर की तरफ क्या फोर्स लगेगा, एफ सी, सॉरी एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रही है भाई, सेंट्रीपिटल, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अब नेट फोर्स क्या होगा, एम जी प्लस टी, तो इधर लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना होगा, mg प्लस टी माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, mv स्क्वायर बाय आर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो जब अगर पूछता है टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी तो यहां से निकलेगी। अब अगर पूछेगा तो एडिशनल टर्म ऐड होगी। अब मैकेनिक्स में कहीं भी चार्ज घुस देगा तुझे, मतलब एडिशनल एक फोर्स आ गई तेरे पास, उस फोर्स की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर या के क्यू 1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वो निकाल, वो पुट कर, तो ये भी कर सकता है। और क्या क्या करेंगे, अब आती है बात मीडियम की, मीडियम की बात कर लेते हैं। तो k की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख क्या फर्क है, ग्रेविटेशनल के अंदर g जो है ना वो कांस्टेंट है, 6.67 इंटू 10⁻11 और यूनिट तुम देख रही हो। g कांस्टेंट डिपेंड नहीं कर रहा मीडियम पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर पहले 20 न्यूटन लग रही थी, पानी के अंदर वो मास चलेगी तो अभी भी कितनी लगेगी, नेट एफ नेट अभी भी 20 न्यूटन होगी। एफ नेट अगर दारू में डाल दिया मास को, तो भी दारू हो, पानी हो, हवा हो, हर जगह मास फोर्स सेम रहेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये ई नोट आ गई, ये मैंने बताया था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हर एक मीडियम के लिए अलग होती है। ये अगर चेंज होगी तो के चेंज होगा, के चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। तो यानी कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिपेंड करता है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। क्यों, क्योंकि हर एक मीडियम का के अलग होता है। क्यों, क्योंकि के डिपेंड करता है किस पे, परमिटिविटी पे। एयर के लिए इसको बोलते हैं ई नोट, किसी मीडियम के लिए इसको बोलते हैं ई आर, आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे पानी के लिए 80 के आसपास होती है। अब ये चीज ना समझ में फील कम आती है कि 80 है परमिटिविटी पानी की, ये क्या मतलब हुआ 80 है, तो समझ है क्या असलियत में, तो हुआ क्या, पानी को देखते हैं। तो ये बात तो समझ में आती है कि एफ डिपेंड करता है मीडियम पे। क्यों, क्योंकि एफ डिपेंड करता है के पे, के डिपेंड करता है परमिटिविटी पे, और हर एक मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है। टाइम के साथ और बढ़िया समझ में आएगा। अब देख, रुक जा भाई, तू रुक जा, देख भाई पानी देख, पानी कैसे है, ये है पानी 104.5, जो भी होता हो तुम देख लो यार, केमिस्ट्री वीक है मेरी, शायद यही है। तो ये पार्शियल चार्ज है इसके ऊपर H2O, ये पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में, जैसे हम करते थे कि वाटर हम तोड़ देते थे H2O को, मतलब H3O प्लस, मतलब H प्लस OH माइनस, तो पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। तो ये पार्शियल मैंने पॉजिटिव चार्ज मान लिया। अब इसको भूल जा, पहले एयर में रखा था, ये चार्ज था प्लस क्यू, ये चार्ज था प्लस क्यू। फोर्स कितनी थी बीच में, फोर्स थी एफ नेट कितनी थी, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स इस पे भी थी, इस पे भी थी। इस पार्टिकल को मान के चलता हूं, किधर थी इसके ऊपर फोर्स, इधर, ये थी एफ नेट, कहां पे, एयर में। तो यहां तक तो बात बहुत सही थी भाई, समझ में आती बात। अब क्या हुआ, इस सिस्टम को मैंने, सिस्टम इन द सेंस दोनों चार्जेस को इतनी दूरी पे पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो पानी ने क्या किया, पानी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव ने
ये आइसोलेटेड चार्ज है नहीं। मान ले कोई मेटल था, मेटल के ऊपर चार्ज था प्लस क्यू, तो अब क्या किया इस पॉजिटिव ने, इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस कर दिया नेगेटिव इसके ऊपर, और इसको तो एक तरीके से मान के चलिए प्लस क्यू ही है। अब कोई कहेंगे कि इसको इंड्यूस क्यों नहीं किया, इसको भी किया है। हम एक जनरल वो कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि मान ले इसको भी करेगा, बहुत कुछ होगा क्योंकि दुनिया भर के मॉलिक्यूल है, हम नहीं बता सकते कितना हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन सोच के देख कि अगर इसको इंड्यूस किया तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अट्रैक्शन होगी। तो इस चार्ज के ऊपर पहले फोर्स कितनी लग रही थी, इधर कितनी, एफ नेट, जो एयर में थी कितनी थी वो, ये क्या आएगा यहाँ पे, इतनी। लेकिन अब एक एफ इंड्यूस्ड और हो गई, किसके कारण, एफ इंड्यूस्ड, चार्ज के इंडक्शन के कारण एक इंड्यूस्ड फोर्स आ गई। तो इसके ऊपर अब एफ नेट कितनी बची, इसके ऊपर अब एफ नेट, इसके ऊपर पानी के अंदर जो एफ नेट बची वो कितनी बची, एफ नेट एयर के अंदर जो थी उसमें से मैंने माइनस कर दी एफ जो इंड्यूस हुई है। इंड्यूस क्यों हुई, क्योंकि पानी था, पानी के अंदर आए थे, तो अलग अलग अगर सॉल्वेंट लेंगे तो अलग अलग इंडक्शन आएगी, तो एफ इंड्यूस की वैल्यू अलग अलग आएगी, एफ इंड्यूस बदलेगा तो एफ नेट बदलेगा पानी के अंदर। अच्छा, मैं अगर ये कहूं दो चार्ज है क्यू क्यू आर दूरी पे, इनके बीच में फोर्स एयर में के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। पानी में इन दोनों के बीच में फोर्स अभी भी इतनी ही है, इसने तो अभी इतनी लगा रखी है लेकिन नेट कम हो गई। कहने का मतलब क्या है, अगर इन दोनों के बीच में पहले 20 न्यूटन थी तो अभी भी इसके और इसके बीच में तो 20 न्यूटन ही है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, मीडियम में डालने के कारण मीडियम ने चार्ज इंड्यूस कर दिया, जिसके कारण इसने इसको अट्रैक्ट किया कितने से, 5 न्यूटन से। तो अब नेट इसके ऊपर 15 बची है। अभी भी एयर जितनी एयर में दोनों आपस में लगा रहे थे, तो आपस में अगर पूछे तो कोई चीज नहीं है, अभी भी 20 है, लेकिन 5 किसके कारण आया, मीडियम के कारण। तो मीडियम के कारण फोर्स चेंज हो गई। अब वो किस फैक्टर से चेंज होती है, वो होता है ई आर। अब ये ई आर क्या है, ई आर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मान ले एयर में था 20 न्यूटन फोर्स दो चार्ज के बीच में, पानी में डाल दिया तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा। अगर नेट नहीं पूछा, इन दोनों के बीच में पूछा तो अभी भी 20 है, लेकिन क्वेश्चन में कहते हैं इन दोनों के बीच में नेट फोर्स कितना होगा, तो 20 से कुछ ना कुछ कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंड्यूस हो जाएगा, किसके कारण, चार्ज इंड्यूस होने के कारण, तो कुछ कम आएगा। ठीक है भाई, कितना कम आएगा, मान ले 20 था कहां पे, एयर में, और किसी मीडियम के अंदर आ गया 5 न्यूटन, तो मेरे से एक बात बता कि कितने फैक्टर से कम हुआ, 20 तो था, अब हो गया 5, 4 गुना कम हो गया ना। तो ये ही उस मीडियम की ई आर है। पहले फोर्स लग रहा था 100 न्यूटन, पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन नेट, कितना कम हुआ, 100 पहले था, कितना इन द सेंस डिफरेंस नहीं, कितने रेशियो से कम हुआ, 10। तो ये पानी की ई आर हो गई। तो ई आर को क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव, आर फॉर रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम की, और ई नोट क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ई आर कहने का मतलब क्या है, ये Q1 ये Q2 R दूरी पे था, फोर्स कितना लगेगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, कहां, एयर में, एयर में इतना फोर्स लगेगा। मेरे से कही कि एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसकी ई आर है 100, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो 100 गुना कम हो जाएगा। क्यों, ई आर क्या होती है, एयर में जितनी फोर्स लग रही है, फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन उस मीडियम में जिसकी ई आर है। तो फोर्स निकालना मुझे मीडियम में, तो ये ऊपर गया, ई आर नीचे है, तो फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय ई आर। तो फोर्स इन एयर क्या था, ये डिवाइडेड बाय ई आर। तो मैं क्या करूंगा, फोर्स इन एयर निकालूंगा, डिवाइडेड बाय ई आर करूंगा, तो वो क्या आ जाएगी, फोर्स इन मीडियम। रटने की जरूरत ही नहीं है, ई आर एक्चुअली में है क्या, कितने फैक्टर से कम हुए हैं। ई आर की वैल्यू 100 है, इसका मतलब है कि 100 गुना कम कर देगी वो मीडियम फोर्स को। पहले अगर 100 न्यूटन फोर्स लग रही थी और ई आर 100 है, तो अब फोर्स कितनी लगेगी मीडियम के अंदर, 1 न्यूटन। तो ई आर किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। क्या करेंगे, एफ एयर निकालेंगे, ई आर से डिवाइड कर देंगे, एफ मीडियम आ जाएगी। एफ एयर कैसे निकालेंगे, कूलम्स लॉ से।
दुनिया भर के फोर्सेज होंगे, चार्ज पार्टिकल होंगे तो क्या करेंगे, हर एक चार्ज पार्टिकल का फोर्स निकाल देंगे और उनका रिजल्टेंट निकाल देंगे। ये क्यों है, यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, वेक्टर सम करना है जैसा ग्रेविटेशन के अंदर करता था। तो समझ में आ गई बात भाई, मैं ये निकाल सकता हूँ। तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन सोल्व कर। तो ई नोट होती है परमिटिविटी फ्री स्पेस की, ई आर होती है, ई नोट होती है परमिटिविटी किसकी, फ्री स्पेस की, ठीक है। ई आर होती है रिलेटिव परमिटिविटी। तो मैं एफ किसी मीडियम के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई आर, या नहीं लिख सकता, ये तो एयर में डिवाइडेड बाय ई आर। तो एफ एम क्या हो गया, Q1 Q2, के को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। क्या नहीं बात है, के को मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखा। अब देखिए दो चीज, ई नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ई नोट मल्टीप्लाई बाय ई आर होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जहां एब्सोल्यूट टर्म आ जाए परमिटिविटी। अब क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए वो पता है क्या करेगा, ब्रैकेट में जब उसको वैल्यू देनी होगी ना, तो वो ये नहीं देगा कि ई आर की वैल्यू है वो इतनी है, वो क्या कह देगा कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है वो है 9 × 10⁻⁶। तो अब तुझे पता होना चाहिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है, ई नोट इंटू ई आर। तुझे ई नोट की वैल्यू पता होना चाहिए, तू वहां पुट करेगा तो तेरे पास ई आर आएगी, और फिर तेरे पास ई आर आएगी तो तू यहाँ पे पुट करेगा ई आर को, फिर तेरे पास फोर्स इन मीडियम आएगी। अदरवाइज तू आसान से सवाल को भी नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि तुझे टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी। तो ये टर्मिनोलॉजी समझनी बहुत जरूरी है भाई, ये टर्म क्या है समझना बहुत जरूरी है। अब वही पुराने कंसेप्ट आ जाते हैं, क्या, अब तो पॉइंट मास के बारे में पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ लिया। अब क्या करते हैं, अब जैसे ये कह दी कि अच्छा भाई एल लेंथ की रोड है, लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्डा मतलब लैम्डा कूलम पर मीटर, हर एक मीटर पे लैम्डा चार्ज है, एल लेंथ है तो टोटल चार्ज कितना हो गया, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ, तो क्या आ गया, क्यू टोटल, तो लैम्डा इंटू एल। इससे ए दूरी पे एक चार्ज पार्टिकल रखा है प्लस क्यू, ठीक है, इस प्लस क्यू पे फोर्स बतानी है। तो वही बात, मुझे तो चार्ज पार्टिकल का पता है कि अगर प्लस Q1 होता और प्लस Q2 होता, इस पे फोर्स निकालनी होती तो मैं डायरेक्ट लगा देता, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर क्या इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी। तो चार्ज पॉइंट चार्ज का तो मुझे निकालना था, यहाँ क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, और टोटल चार्ज कितना है, लैम्डा है। तो अब दिमाग में है, जैसे सेंटर ऑफ मास में हम करते थे, सेंटर ऑफ मास में क्या करते थे, इसका सेंटर ऑफ मास जैसे L/2 पे होता था, तो क्या मैं मान लूं कि यहाँ पे लैम्डा एल चार्ज कंसेंट्रेटेड है, ये पूरी ए, ये L/2 सेंटर ऑफ मास मैंने मान लिया ना L/2, तो ये क्या हो गया A प्लस L/2, और ये चार्ज क्या हो गया प्लस क्यू। तो फोर्स तूने कैसे निकाल दी, के इधर चार्ज कितना है लैम्डा एल मल्टीप्लाई इधर चार्ज क्यू बाय आर स्क्वायर ए प्लस L/2 का स्क्वायर। तू करके बड़ा खुश हो रहा होगा इसका कि भाई मेरा एक क्वेश्चन सही हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन तेरा गलत है भाई। कहां गलती करी मैंने, फॉर्मूला तो मैंने सही लगाया के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मेरे भाई जैसे तूने सेंटर मान लिया ना, तो सेंटर ऑफ मास तो होता है, सेंटर ऑफ मास तो होता है, मानता हूं तेरी बात, लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज जैसी कोई चीज नहीं है। तो तू चार्ज को कभी भी सेंटर ऑफ मास पे कंसेंट्रेटेड नहीं मान सकता। सेंटर ऑफ मास को तो क्या हो गया, एक पॉइंट जहां पे मैं सारे मास को कंसेंट्रेटेड मान सकता हूँ। इसका मास अगर एम होता तो इसको यहाँ पे मैं एम कंसेंट्रेटेड मान सकता था। चार्ज अगर लैम्डा एल है तो चार्ज को सेंटर पे नहीं मान सकता। तो क्या करूंगा, एक ही ऑप्शन बचता है अब तो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्यों करूंगा, क्योंकि अब तक तो फील आई चुकी होगी, कई चैप्टर में कर चुकी यही चीजें, क्योंकि टोटल चार्ज ही तो लैम्डा एल है, चार्ज बिखरा हुआ है, इस चार्ज की अलग दूरी, इस चार्ज की अलग दूरी, इस चार्ज की अलग दूरी, अलग अलग फोर्स निकालेगा, ऐसे तो भाई बूढ़ा हो जाएगा। इसलिए क्या किया, इंटीग्रेशन का फायदा लिया हमने, छोटा सा एलिमेंट माना dx दूरी पे, यहाँ x दूरी पे dx थिकनेस। तो लैम्डा क्या था, पर यूनिट लेंथ, और ये लेंथ क्या है dx, तो ये क्या है छोटा सा चार्ज, तो तेरे पास dq की वैल्यू आ गई। इस छोटे से चार्ज को यहाँ कंसेंट्रेटेड मान सकता है, ये q है, तो छोटा सा फोर्स क्या होगा, k मल्टीप्लाई बाय Q1। यहाँ पे चार्ज कितना है, लैम्डा इंटू dx मल्टीप्लाई बाय यहाँ चार्ज कितना है, q, k q बाय आर स्क्वायर। यहाँ लेंथ कितनी है, a प्लस x का स्क्वायर। df इंटीग्रेट करेगा
लोअर लिमिट क्या है इसकी, इसको या तो ए पे रखेगा या कहाँ रखेगा, ए प्लस एल पे। इंटीग्रेशन सोल्व करेगा, आंसर आ जाएगा तेरा, आंसर आ जाएगा तेरा। तो ये आंसर क्या हो गया, इस रोड ने इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाया। जैसे ये सवाल आया मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं निकाल सकता हूँ फोर्स, लेकिन अगर मेरे पास पॉइंट मास हो, पॉइंट चार्ज हो, तो मुझे फॉर्मूला पता है। यहाँ तो चार्ज फैला हुआ है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको सेंटर पे मान लूं। फिर मेरे दिमाग में है कि भाई वो तो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ चार्ज जैसी कोई चीज नहीं है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, मैं इंटीग्रेट करता हूँ। इंटीग्रेट कैसे करूंगा, छोटा सा एलिमेंट मानूंगा एक्स दूरी पे। क्यों मानना, ताकि मैं यहाँ पे एक इतना सा छोटा सा चार्ज, तो इसको मैं पॉइंट मास मान सकता हूँ, पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ इतनी सी दूरी के लिए। अब ये चार्ज है, ये चार्ज है, यहां मैं कूलम्स लगा सकता हूँ। ये फॉर्मूला यही मैंने लगाया, लिमिट रख दी। ये एलिमेंट या तो यहां हो सकता है ए दूरी पे, या फिर एक्सट्रीम पे हो सकता है ए प्लस एल। तो भाई यहां से मैंने क्या निकाल दिया, फोर्स निकाल दिया। अब अलग अलग शेप के लिए ऐसी फोर्स निकलवाएगा। 2 पॉइंट मास होते, अरे सॉरी यार, 2 पॉइंट चार्ज होते। अगर 2 पॉइंट चार्ज होते तो तुम आराम से निकाल सकते हो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अलग अलग सिमेट्री देंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब वही पुरानी चीजें होंगी, कैसे, जो तूने सेंटर ऑफ मास में निकालते टाइम करी थी। यूं चार्ज फैला रखा है भाई, यहां पे चार्ज रख दिया एक Q, इसकी है लैम्डा कूलम पर मीटर। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, Q टोटल कितना हो गया, लैम्डा पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर का आधा, पाई इंटू आर, लैम्डा इंटू पाई आर। अगर इसकी रेडियस क्या है, आर है, तो तुझे बताना इस क्यू के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो इसको करने के लिए वही तरीके होते हैं पुराने, थीटा पे जाओ, डी थीटा, यहां पे छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू ये लेंथ, लेंथ होगी आर, तो आर क्या होता है, आर इंटू डी थीटा, आर होता है रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। तो लैम्डा आर डी थीटा, तेरे पास क्या आ गया, डी क्यू। अब ये डी क्यू है, ये क्यू है, इस डी क्यू ने इस क्यू की तरफ किधर फोर्स लगाया, इधर, कितना, डी एफ, डी एफ की वैल्यू कितनी हो गई, बाद में करेंगे। तो ये थीटा था, ये भी क्या हो गया थीटा, तो इधर हो गया एफ कोस थीटा, नीचे की तरफ क्या हो गया एफ साइन थीटा। ऐसे ही एक एलिमेंट इधर मानेगा, इधर वाला एलिमेंट इधर फोर्स लगाएगा, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट करेगा, एक इधर और एक नीचे। तो इधर एफ कोस थीटा, इधर एफ कोस थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो एफ एक्स डायरेक्शन की तरफ तो एफ नेट 0 ही आएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है। और वाई की तरफ सारे ऐड हो रहे हैं, एफ साइन थीटा इसके कारण, एफ साइन थीटा इसके कारण। इसलिए जो फाइनली मेरे पास टोटल एफ बचेगा वो क्या बचेगा, एफ साइन थीटा। ठीक है भाई, तो डी एफ क्या हो जाएगा, एफ मतलब की के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के मल्टीप्लाई बाई क्यू, यहाँ पे स्मॉल चार्ज क्यू, क्यू की वैल्यू हो गई लैम्डा आर डी थीटा, मल्टीप्लाई बाई यहाँ चार्ज क्या है क्यू, तो ये डी थीटा है, ये क्यू है, याद रखियो, बाय आर स्क्वायर। ये दूरी कितनी, आर, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा डी थीटा, के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट। तो के लैम्डा क्यू बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करना है, उत्तर निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। जो है तरीका पता होना चाहिए। यहाँ मैं कूलम्स लॉ क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे पास पॉइंट चार्ज नहीं है। पॉइंट चार्ज नहीं है, चार्ज फैला हुआ है, तो मैं सेंटर, अगर यहाँ पे मास फैला हुआ होता तो मैं यहाँ पे 2r बाय पाई, सेंटर ऑफ मास होता है किसका, हाफ रिंग का, तो मैं यहाँ पे मान लेता पूरे मास को कंसेंट्रेटेड इतनी दूरी पे, और ये दूरी होती है 2r बाय पाई, 2r बाय पाई होती है ना, हाँ। लेकिन चार्ज को नहीं मान सकता क्योंकि सेंटर ऑफ चार्ज जैसी कोई चीज नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि चार्ज फैला हुआ। इंटीग्रेशन करने का तरीका, थीटा पे जा, डी थीटा मान, यहाँ छोटा सा चार्ज निकाल, यहाँ फोर्स निकाला, तो इधर आए, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट बने, एक नेगेटिव वाई की तरफ, एक नेगेटिव एक्स की तरफ। ऐसा ही एलिमेंट इधर बना होगा, और थीटा की लिमिट 0 से पाई। ये यहाँ तो या तो यहाँ हो सकता है एलिमेंट, या फिर पूरा यहाँ हो सकता है एलिमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एफ वाई निकाला है, ये एफ नेट सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन 0। क्यों, क्योंकि कैंसिल हो रहे थे, एफ कोस थीटा इधर आ रहा था इसके कारण एफ कोस थीटा इधर आ रहा था, तो पूरी सिमेट्री है। तो यहाँ का एलिमेंट इसको कैंसिल करेगा, यहाँ का इसको, यहाँ का इसको, तो एक्स की तरफ सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे तुम निकाल सकता है फोर्स। तो पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरी फिजिक्स बल्कि तू ये लगा ले किसके ऊपर है, बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए। कि मैंने जैसे सेंटर ऑफ मास निकालना था, तो सेंटर ऑफ मास मैंने पहले निकाला था पॉइंट्स का, उसके बाद फिर ज्योमेट्री आ गई थी। ऐसे ही अब है कूलम्स के लिए मैंने इनका निकाल दिया,
कूलम्स के लिए मैंने पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला बताया, वैल्यू इजोमेट्री है तो इंटीग्रेशन की मदद से मैंने निकाल दिया। ऐसे ही मैंने ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ा था, Gm1m2/r² तो पढ़ लिया था पॉइंट मास के लिए, लेकिन जब मास फैला हुआ था तो इंटीग्रेशन करके सेंटर ऑफ मास निकाल दिया था मैंने। तो इंटीग्रेशन करके सेंटर ऑफ मास निकालना, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया था, लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज जैसी कोई चीज नहीं होती, तो यहाँ तो कंपलसरी है कि तुझे इंटीग्रेशन करना ही करना पड़ेगा। अब देख और क्वेश्चन देख, और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होती है। तो भाई मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड भी समझाई थी, बिल्कुल वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है। चल मैं बता देता हूँ, थोड़ी फील है। तो क्या कह रहा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल ले ले, ये क्यू, तो ये अपने आसपास एक फील्ड बना लेता है। अच्छा, फिर उस फील्ड के अंदर अगर कोई और चार्ज आ गया, अरे क्या होगा भाई, उस फील्ड के अंदर अगर कोई और चार्ज आ गया तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है, इसका मतलब जो लगा रहा है उसने फील्ड बनाई होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, कैपिटल क्यू की। किसके बराबर है, जितना इसने फोर्स लगाया बाय इसका चार्ज। कहने का मतलब क्या है, देख समझ, इस क्यू ने यहां कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, वो क्या होती है, ई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय क्यू। कितनी बनाई, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज रखा है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू मुझे पता था। मान ले मैंने रख दिया क्यू नोट चार्ज, तो उस क्यू नोट के ऊपर जितनी फोर्स लगेगी डिवाइडेड बाय क्यू नोट, वो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये चार्ज अगर क्यू है, ये चार्ज अगर क्यू है, मेरे से क्या पूछी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाय क्यू। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किस पे लगेगा, इस पे। कितना लगेगा, कूलम्स Q/r² डिवाइडेड बाय जिस पे फोर्स लगा है उसी से डिवाइड कर दे। तो ये तेरे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी चार्ज की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कैपिटल क्यू पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण, इसने किस पे फोर्स लगाया, इस पे, तो जिस पे फोर्स लगा उसका मैग्नीट्यूड। क्या खास बात है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे पॉइंट चार्ज हो, यहाँ पे अगर 1 कूलम चार्ज हो, तो जो इनके बीच में फोर्स आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हाँ, इसका मतलब किसी चार्ज ने जो फील्ड बनाया और किसी यूनिट चार्ज पे वो जितना फोर्स लगाएगा, उसी फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। डेफिनेशन पर्पज के लिए। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड बस समझ में आता है कि एक चार्ज अपने चारों तरफ ऐसी फील्ड बना लेता है जिसके कारण दूसरा चार्ज अगर आता है तो उसके ऊपर वो फोर्स लगाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी होती है जितना उसके ऊपर फोर्स लगाता है, डिवाइडेड बाय वो चार्ज जिसके ऊपर फोर्स लगा है, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे से निकालने की पूछे, ये कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, मैं कोई नई चीज थोड़ी ना करने वाला हूँ, मैं भाई समझदार आदमी हूँ, मैं निकालूंगा फोर्स, और जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही होगी उससे डिवाइड कर दूंगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो क्यों मैं मेहनत करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को दोबारा निकालने की, या तो फोर्स निकाल दे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दे। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे, फोर्स आ जाएगी, फोर्स है तेरे पास तो चार्ज से डिवाइड कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी।